नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे समासा इस वीडियो श्रृंखला में ये वीडियो चौथा भाग है। और इससे पहले जो हमारे 3 वीडियो हैं उसमें उसके माध्यम से हमने अव्ययी भाव समासः, द्वंद्व समासः और तत्पुरुष समासः, इन तीनों समासों को देखा है, समझा है और अलग अलग वाक्यों और उदाहरणों के माध्यम से हमने उनको समझा है। और इस भाग में हम अपने एक नए समासा कर्मधारय समासा के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। कर्मधारय समासा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समासा है। और आप जब हम पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी हमने 3 समासा इससे पहले करे हैं, तो ये जो कर्मधारय समासा है ये उनसे एकदम भिन्न है। जैसे सारे समासा हैं, सारे समासा का अपना अपना एक काम है। वो अपने अपने तरीके से शब्द जोड़ के एक समस्त पदम बनाते हैं और एक विशेष अर्थ के भाव से वो शब्दों को जोड़ के एक समासा बनाते हैं। तो ऐसे ही कर्मधारय समासा भी जो भी हमने समासा पढ़े हैं उससे एकदम भिन्न है। और कैसे हम किसी भी समासा को देख के ये पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समासा है और फिर उसका विग्रह वाक्य हम कैसे लिख सकते हैं, इन सभी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कर्मधारय समासा के बारे में जानते हैं। और इस समासा के उदाहरण को देखने से पहले इससे जुड़ी जो कुछ मुख्य बातें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि कर्मधारय समासा कोई भी, यदि मैं आपके सामने एक समासा, एक समस्त लिख दूं, तो आप उसको देख के कैसे पहचानेंगे कि ये कर्मधारय समासा है। तो पदों में समानाधिकरणम, कि जो हमारे 2 पद हैं जिनको जोड़ के हम एक समस्त एक समासा बना रहे हैं, तो वो दोनों पदों में समानाधिकरणम होता है। और समानाधिकरणम ये क्या होता है? तो देखिए, समानाधिकरणम ये खुद एक समासा है जिसमें समान समान का अर्थ होता है सिमिलर। ठीक है, समान का अर्थ सिमिलर। और अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है अंग्रेजी में जो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ है कि वो विषय वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है। तो हमारे समासा में जो 2 पदा हैं, यदि वो दोनों पदा किसी एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक ही विषय वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों पदों के बीच में समानाधिकरणम है। तो जैसे मान लीजिए मैं 2 शब्द कहता हूं लाल पुष्प, तो लाल और पुष्प ये दोनों अलग अलग पद हैं, लेकिन लाल और पुष्प ये दोनों एक ही की बात कर रहे हैं, पुष्प की। पुष्प भी अपनी ही बात कर रहा है और लाल, इससे भी हम पुष्प की ही बात कर रहे हैं। तो क्योंकि दोनों पदों का अधिकरण, उनका ऑब्जेक्ट, उनका विषय वस्तु एक ही है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों पद समानाधिकरण में हैं। अब इसी की तुलना में अगर हम ये 2 पदा लें, राम सीता, तो राम और सीता, ये ऐसा नहीं कि राम और सीता एक ही अधिकरण की बात कर रहे हैं। राम राम की बात कर रहा है, सीता सीता की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पदा समानाधिकरण में नहीं है। परंतु लाल पुष्प ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही अधिकरण की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को हम कहते हैं कि ये समानाधिकरण में है। और यदि किसी भी समासा में जो 2 पदा हैं वो समानाधिकरण में आपको दिखते हैं, तो आप मान के चलिए कि वो कर्मधारय समासा है। तो किसी भी समासा को कर्मधारय समासा है ये पहचानने में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पदों में समानाधिकरण का संबंध होगा। और अभी इस समानाधिकरण के संबंध को हम उदाहरण से और स्पष्ट करेंगे, परंतु ये बात स्मरण में रखिएगा कर्मधारय समासा को पहचानने के लिए। और फिर रही बात, जो समासा हमारा बना है तो उसका लिंग क्या होगा, तो वही अंतिम पद के अनुसार। क्योंकि अब ये बात हम देख ही चुके हैं कि अगर किसी समासा का लिंग पहले से निर्धारित नहीं करा जा रहा है, तो उसका लिंग अंतिम पद के अनुसार ही होता है। क्योंकि कोई भी अगर प्रातिपदिका आप लेते हैं, कोई भी शब्द लेते हैं, तो अलग अलग विभक्ति वचनम में जब उसके अलग अलग रूप बनते हैं, तो जो भी बदलाव होता है शब्द में, वो इसके शब्द के अंतिम में ही देखने को मिलता है। इसीलिए जैसा हमने अपने पहले तत्पुरुष समासा में भी देखा था कि जो समस्त पदम का हम लिंग मानेंगे, वो जो अंतिम पद का लिंग होगा उसके अनुसार मानेंगे। ठीक है, तो समस्त पदस्य लिंग अंतिम पद के अनुसार, और समस्त पद की विभक्ति और वचन क्या होगी, तो ये तो प्रयोजन के अनुसार है कि वाक्य में उस शब्द को आप किस प्रयोजन में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके आधार पे विभक्ति और वचनम वो निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो कर्मधारय समास से जुड़ी ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें पदों में समानाधिकरणम होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो अब एक प्रश्न होता है कि ये जो समानाधिकरण होता है पदों में, तो ये समानाधिकरण अलग अलग संबंध के माध्यम से प्रदर्शित होता है, जैसे विशेषण विशेष्य। और ये सबसे कॉमन, सबसे सामान्य समानाधिकरण का पैटर्न है, विशेषण विशेष्य संबंध, एडजेक्टिव नाउन संबंध। जैसा अभी हमने पहले उदाहरण में देखा था कि लाल पुष्प, तो उसमें पुष्प विशेष्य है, जो लाल है वो विशेषण है। क्योंकि दोनों पदा एक ही अधिकरण, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों पदा लाल और पुष्प ये समान अधिकरण में हो गए। इसीलिए जब इनको जोड़ के हम समासा बनाते हैं तो वो कर्मधारय समासा होता है। तो यदि 2 पदा विशेषण विशेष्य का संबंध रखते हैं तो वो समान अधिकरण माने जाते हैं। फिर देखिए, एक संबंध होता है उपमा और उपमेय का। देखिए, उपमा होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिमिली,
कि जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी से, संस्कृत में एक शब्द होता है ना इवा, तो ये जो अव्ययम होता है इवा, इवा का अर्थ ही होता है की तरह, इवा का अर्थ ही होता है लाइक, उसकी तरह। तो यदि जो दो हमारे पद हैं उनमें उपमा और उपमेय का संबंध है कि एक शब्द की तुलना जिसको उपमेय कहते हैं उसकी तुलना उपमा से करी जा रही है इवा की सहायता से कि उसकी तरह है, तो ये उपमा उपमेय का संबंध भी समानाधिकरण होता है। कि मान लीजिए हम कह दें कि बर्फ जैसा ठंडा, तो देखिए बर्फ जैसा ठंडा, तो यहाँ पे हम बात ठंडे की ही कर रहे हैं ना, जो अधिकरण है जो ऑब्जेक्ट है वो तो ठंडा ही है, और हम कह रहे हैं कि बर्फ जैसा ठंडा। तो क्योंकि दोनों पदों में उपमा उपमेय का संबंध है, दोनों एक ही अधिकरण की बात कर रहे हैं, तो उपमा उपमेय का संबंध जिसको हम इवा इस कीवर्ड से दर्शाते हैं तो ये भी कर्मधारय समासा होता है। और फिर देखिए पदों में यदि समान अधिकरण है तो एक संबंध अवधारणा का होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि माता पिता ही भगवान है, ठीक है, तो ये एक अवधारणा है। तो संस्कृत में जो ये अव्ययम होता है एव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ही, तो इसकी सहायता से हम वो अवधारणा संबंध दिखाते हैं कि माता पिता ही भगवान है। अब फिर वही बात कि यहाँ पे जो दो पद हैं माता पिता और भगवान, ये दोनों बात माता पिता की ही कर रहे हैं, तो अधिकरण वही है, विषय वस्तु वही है, तो इसीलिए अवधारणा का संबंध जब होता है तब भी दोनों पदों में समानाधिकरण को माना जाता है। और यदि ऐसे पद समासा बनाएंगे तो वो कर्मधारय समासा ही बनेगा, ठीक है। और अंत में आता है संभावना संबंध, कि यदि हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं और उस पे हम किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान की बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए कह दीजिए अयोध्या नगरी, तो यहाँ पे इति इस अव्ययम की सहायता से हम ये संबंध बनाते हैं कि अयोध्या इति नगरी, कि हम नगरी की बात कर रहे हैं परंतु हम एक विशेष नगरी की बात कर रहे हैं अयोध्या, तो अयोध्या इति नगरी, तो ये होता है संभावना संबंध जिसको हम इति इस कीवर्ड से दर्शाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अयोध्या इति नगरी, यहाँ पे भी हम बात अयोध्या की ही कर रहे हैं, तो इन दोनों पदों में भी समान अधिकरण है, तो ये जब पद जुड़ेंगे तो इसको भी हम कर्मधारय समासा कहेंगे, ठीक है। तो जहां जहां भी पदों में समान अधिकरणम है, कहने का अर्थ है कि या तो वो दो पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध है या उपमा उपमेय का संबंध है जिसको हम इवा इसकी सहायता से दर्शाते हैं, या उनमें अवधारणा का संबंध है जिसको हम एवा इसकी सहायता से दर्शाते हैं, और या उनमें संभावना का संबंध है जिसको हम इति की सहायता से दर्शाते हैं। तो पदों में यदि ऐसा संबंध है तो वो पद समानाधिकरण में माने जाते हैं, और ऐसे पद जब जुड़ के समासा बनाएंगे तो वो कर्मधारय समासा बनेगा। इसीलिए कर्मधारय समासा को पहचानने का ये सबसे मुख्य पॉइंट है कि पदों में समानाधिकरणम। तो आशा करता हूं कि समानाधिकरणम क्या होता है ये थोड़ा सा स्पष्ट हुआ है, अभी उदाहरण के माध्यम से ये और स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो पहला संबंध होता है विशेषण विशेष्य संबंध, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए हमारा वाक्य है बालिका नील घटे जलम आनयति। क्या कह रहे हैं? बालिका जलम आनयति, बालिका जल लेके आती है। और किसमें जल लेके आती है? तो बालिका नील घटे जलम आनयति। तो अब इसको देख के आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये एक समासा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो शब्द दिख रहे हैं, नील और घटा। नील का अर्थ होता है ब्लू नीला, और घटा का अर्थ होता है जो हम हिंदी में कहते हैं घड़ा। तो देखिए हमारा ये समासा बना नील घटा। अब इस समासा को मैं क्या मानूं, पुल्लिंगा, नपुंसक लिंगा, स्त्रीलिंगा? तो अंतिम पद के अनुसार अंतिम पद है घटा। घटा ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो नील घटा ये पूरा समासा भी हमारे लिए एक पुल्लिंग शब्द हो गया। तो अब किसी भी विभक्ति और वचनम में हम इस समासा को प्रयोग करेंगे तो ये एक अकारांत पुल्लिंग शब्द की भांति रूप लेगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अब नील घटा ये जो हमारा समासा बना है, तो इससे आप क्या अर्थ लेते हैं? तो इससे आप अर्थ लेते हैं नीला घड़ा, ठीक है। और नीला घड़ा इसको आप संस्कृत में कैसे कहेंगे? तो संस्कृत में आप जानते हैं घड़ा को कहते हैं घटः, और क्योंकि नीला ये उसका विशेषण है तो ये भी उसके ही जैसा रूप ले लेगा, ठीक है। तो नीलः घटः इति ये उसका विग्रह वाक्यम हो गया। विग्रह वाक्यम क्या होता है? समासा का क्या अर्थ है उसी अर्थ को यदि आप संस्कृत में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो विग्रह वाक्यम होता है। नील घटा से अर्थ है नीला घड़ा, उसको आप संस्कृत में लिख दीजिए नीलः घटः इति, तो ये विग्रह वाक्यम हो गया। और फिर ये चीज हमने अपने पहले समासा में देखी कि विग्रह वाक्यम तुम समझ गए कि जो भी समासा से अर्थ है वो हम लिख दें तो वो विग्रह वाक्यम होता है। परंतु विग्रह वाक्यम में हम एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि जो आपका ये समासा है इसको आप इस वाक्य में किस विभक्ति वचनम में प्रयोग कर रहे हैं तो उसको आप तद सर्वनामा के एक उचित रूप से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे तत् सर्वनामा का कौन सा रूप लगेगा? यहाँ पे हम इसको सप्तमी विभक्ति एक वचनम में लिख रहे हैं, तो तत् सर्वनामा का पुल्लिंगा में सप्तमी विभक्ति एक वचनम तस्मिन। तो विग्रह वाक्यम में हम जब ये जोड़ देते हैं तो इससे हम ये दिखा रहे हैं कि जो हमारा समास है वो सप्तमी विभक्ति एक वचनम में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो नीलः घटः इति ये तो हमारे इस समासा का अर्थ हुआ,
और तस्मिन उसमें। तो ये वाक्य में इस प्रयोजन में प्रयोग हो रहा है कि नीले घड़े में, तो इसलिए हमारे समासा का ये पूरा विग्रह वाक्यम हो गया। और रही बात कि ये कौन सा समासा है, तो देखिए जो दो हमारे पदा हैं नीला और घटा, ये दोनों घटा की ही तो बात कर रहे हैं। इन दोनों शब्दों में अधिकरण तो सेम है घटा, तो जब अधिकरण सेम है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये समान अधिकरण हो गया, इसलिए ये कर्मधारय समासा होता है। नील घटा ये जो हमारा समासा है ये कर्मधारय समासा हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि विशेषण विशेष का संबंध से जो कर्मधारय समासा है वो इस उदाहरण के माध्यम से थोड़ी सी स्पष्ट हुई है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। तो भक्तः शिवाय श्वेत कमलानि अर्पयति, कह रहा हूं कि भक्तः अर्पयति, भक्त अर्पण करता है, चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है, तो भक्तः श्वेत कमलानि अर्पयति, कि भक्तः श्वेत कमल के पुष्पों को चढ़ाता है। किसके लिए चढ़ाता है, तो शिवाय। अब इस वाक्य में श्वेत कमलानि, इसको देख के आप पहचान लेंगे कि ये एक समासा है। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे दो अलग पद स्पष्ट दिख रहे हैं, श्वेत और कमला। श्वेत से अर्थ होता है श्वेत सफेद व्हाइट, और कमला से अर्थ होता है कमल का पुष्प। तो श्वेत कमला ये हमारा समासा है। और श्वेत कमला से अर्थ क्या है, यही अर्थ है सफेद कमल। तो इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे श्वेतम कमलम। ठीक है, कमलम क्यों, कमलः क्यों नहीं, तो क्योंकि कमला ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए कमलम। और श्वेता ये उसका विशेषण है, तो श्वेतम। तो सफेद कमल जो हमें समासा से अर्थ मिल रहा है, उसको हम संस्कृत में लिख देंगे तो वो विग्रह वाक्यम होता है, श्वेतम कमलम इति श्वेत कमला। ठीक है, अब हमारे वाक्य में भक्त शिवा के लिए सफेद कमलों को चढ़ाता है। तो यदि हम इस समासा को अपने वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कर्म है इस क्रिया का। किसको चढ़ाता है, श्वेत कमलों को चढ़ाता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रयोजन द्वितीय विभक्ति बहुवचनम का है, इसलिए श्वेत कमलानि ये रूप ले रहा है। और ये नपुंसक लिंग का ही रूप क्यों ले रहा है, वो इसलिए क्योंकि श्वेत कमला ये जो हमारा समासा बना है, अब ये समासा भी तो हमारे लिए नपुंसक लिंग हो गया, क्योंकि जो उसका अंतिम पद है कमला वो नपुंसक लिंग है। तो श्वेत कमला वो भी हमारे लिए अब एक नपुंसक लिंग शब्द हो गया। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वो फल कमला इन जैसा ही रूप लेगा। तो भक्तः शिवाय श्वेत कमलानि अर्पयति। ठीक है, तो हमारा ये समास हमारे इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। उसी बात को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तानी। ठीक है, क्योंकि हम विग्रह वाक्यम के साथ तत्सर्वनामा के उचित रूप से हम ये दिखाते हैं कि जो हमारा समास है वो इस पर्टिकुलर वाक्य में किस विभक्ति वचनम में है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचनम तानी। तो ये हमारा समासा हो गया, ये हमारा उसका पूरा विग्रह वाक्यम हो गया। और ये कौन सा समासा है, तो ये कर्मधारय समासा है, क्योंकि वही विशेषण और विशेष्य दोनों पदों में समान आदिकरणम है, इसलिए ये कर्मधारय समासा है। ठीक है, तो बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सरलता से इसको समझा जा सकता है। आशा करता हूँ ये क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। प्रासादः दीर्घलताभिः सुसज्जितः अभवत्। प्रासाद के कई अर्थ होते हैं। प्रासाद का एक अर्थ मंदिर देवालय भी होता है, तो इस वाक्य में हम उस अर्थ को ले सकते हैं। तो प्रासादः सुसज्जितः अभवत्, तो जो प्रासाद है वो सुसज्जित हुआ। ठीक है, और किससे सुसज्जित हुआ, तो दीर्घलताभिः, दीर्घलताओं से सुसज्जित हुआ। ठीक है, तो हमारे वाक्य का अर्थ ये है। इस वाक्य में इसको देख के आप पहचान लेंगे कि ये एक समासा है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दो शब्द दिख रहे हैं, दीर्घ और लता। दीर्घ से अर्थ होता है लंबा, और लता से अर्थ होता है जो हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रीपर्स, जिनको हम बेल कहते हैं, जो चढ़ती हैं, बेल। तो दीर्घ और लता इनको जोड़ के हमने एक समासा बना लिया। अब इस समासा से आप क्या कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं लंबी बेल। तो लंबी बेल इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो संस्कृत में बेल को लिखते हैं लता, और उसके लिए अगर हम लंबी कह रहे हैं तो दीर्घा। ठीक है, दीर्घा क्यों, क्योंकि देखिए लंबा इसका संस्कृत का शब्द तो दीर्घ होता है, परंतु यहाँ हम लता स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो विशेषण उसी के जैसा रूप ले लेता है। तो दीर्घालता, लंबी बेल, इसको आप संस्कृत में दीर्घालता ऐसे ही लिखेंगे। तो दीर्घालता इति दीर्घलता। और क्योंकि जो हमारा समास है वो हमारे इस वाक्य में तृतीया विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, दीर्घलताओं से सुसज्जित। तो क्योंकि तृतीया विभक्ति बहुवचनम का प्रयोग है, तो तत्सर्वनाम हमारा यहाँ पे स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम का रूप लेगा। तृतीया विभक्ति बहुवचनम इसलिए क्योंकि वही उसका प्रयोजन है इस वाक्य में। और स्त्रीलिंग क्यों, क्योंकि हमारा ये समास अब स्त्रीलिंग है ना, उसका अंतिम पद स्त्रीलिंग है, तो अब हमारे लिए ये पूरा समासा एक स्त्रीलिंग पद हो गया। ठीक है, तो जो हम तद सर्वनामा के रूप से ये दर्शाते हैं कि ये हमारा समासा किस विभक्ति वचन में प्रयोग हो रहा है, तो उस तद सर्वनामा का हम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम ताभिः इसको लिख के ये बता रहे हैं। तो दीर्घलता ये हमारा समासा है। दीर्घलता इति
कॉमा के बाद ता भी, ये हमारा पूरा विग्रह वाक्यम है। ठीक है, और ये कौन सा समासा है? तो जो दो पदा जुड़े हैं समासा में, क्योंकि वो दोनों विशेषण विशेष हैं, समान अधिकरण में हैं, तो इसलिए ये कर्मधारय समासा हो गया। ठीक है, आशा करता हूं एकदम सुलभ है, एकदम क्लियर है, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब उपमा उपमेय, ये जो संबंध होता है उपमा उपमेय, ये भी समानाधिकरण का ही संबंध होता है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए हमारा वाक्य है समुद्र गंभीर राम चिंतनम कृतवान। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राम चिंतनम कृतवान, राम ने चिंतन किया। और हम राम के लिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? समुद्र गंभीर। तो देखिए इसको भी देख के तुरंत हम पहचान लेंगे कि ये समास है, क्योंकि इसमें हमें क्लियरली दो अलग पदा दिख रहे हैं, समुद्र और गंभीर। समुद्र से तो अर्थ हो गया समुद्र, और गंभीर से अर्थ होता है कोई भी गंभीर व्यक्ति, अ कॉन्टेम्पलेटिव पर्सन। कहने का अर्थ है कि एक गहरा व्यक्ति, एक गहरा पुरुष। ठीक है, तो समुद्र और गंभीर, इनको जुड़ के हमारा एक समास तैयार हुआ, समुद्र गंभीर। और यदि मैं ये समासा आपको दूं तो समुद्र गंभीर से आप क्या अर्थ समझ रहे हैं? तो आप यही अर्थ समझ रहे हैं कि समुद्र जैसा गंभीर। कहने का अर्थ है कि समुद्र जैसा गहरा। ठीक है, तो समुद्र जैसा गंभीर, इसको आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो समुद्र इव गंभीर, जैसा, लाइक, उसको दिखाने के लिए हमारा ये अव्ययम होता है इव। ठीक है, अब समुद्र ये क्यों लिखा? समुद्रम ये क्यों नहीं लिखा? तो क्योंकि समुद्र पुल्लिंग शब्द है, इसलिए समुद्र ऐसे ही तो लिखेंगे। और फिर गंभीरम ये क्यों नहीं लिखा, या गंभीरा ये क्यों नहीं लिखा? तो गंभीरा ये तो एक विशेषता है, इसका कोई खुद का लिंगा तो है नहीं, तो ये जिस भी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग होती है ये उसी का लिंगा ले लेता है। हम यहाँ पे ये गंभीरा किसके लिए कह रहे हैं? रामा के लिए कह रहे हैं। और क्योंकि रामा पुल्लिंगा है तो गंभीरा भी यहाँ पे एक पुल्लिंगा शब्द की तरह देखा जाएगा। ठीक है, तो समुद्र जैसा गंभीरा, इसको संस्कृत में हम लिखेंगे समुद्र एवं गंभीर। तो ये हमारा विग्रह वाक्यम हो गया, और इन दोनों शब्दों को जोड़ दें अगर समुद्र और गंभीरा, तो ये हमारा समासा हो गया। ठीक है, प्रश्न आता है कि ये कौन सा समासा है? तो देखिए इसके जो दो शब्द हैं समुद्र और गंभीरा, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? ये दोनों उपमा और उपमेय के संबंध से जुड़े हैं, और इस संबंध में दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कि गंभीरा से तो हम गंभीर व्यक्ति की बात कर ही रहे हैं, और समुद्र एवं उससे भी हम गंभीर व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं। तो क्योंकि दोनों पदों का अधिकरण, उनका ऑब्जेक्ट, उनका विषय वस्तु सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों पदों के बीच में समानाधिकरणम है। और जब ऐसे पद समासा बनाते हैं तो वो कर्मधारय समासा होता है। ठीक है, तो उपमा उपमेय के संबंध में कर्मधारय समासा का ये उदाहरण है। आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। तस्याह चंद्रमुखम दृष्ट्वा राजा आसक्तः जातः। तो वाक्य में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं राजा आसक्तः जाता, राजा आसक्त हुआ। आसक्त का अर्थ होता है मोहित, आकर्षित। तो राजा मोहित हुआ, आकर्षित हुआ, और क्या करके? तो दृष्ट्वा देखकर। किसको देखकर? तो तस्याह चंद्रमुखम, तस्याह से अर्थ है उसका, तो उसका चंद्रमुखा देखकर राजा आसक्त हो गया। ये वाक्य का अर्थ है। और देखिए इस वाक्य में इस शब्द को देख के आप पहचान लेंगे कि ये समासा है, क्योंकि चंद्र और मुखा इन दोनों पदों को जोड़ के हम एक समस्त पदम बना रहे हैं, चंद्रमुखा। और यदि मैं कह रहा हूं कि उसका चंद्रमुखा देखकर राजा आसक्त हो गया, तो चंद्रमुखा इस समासा से आप क्या अर्थ समझ रहे हैं? तो सीधा सा अर्थ है कि चांद जैसा मुख। तो चांद जैसा मुख, इसको आप संस्कृत में कैसे कह सकते हैं? तो चंद्रः एव मुखम। ठीक है, चंद्रः ये ऐसा ही क्यों लिखा है? क्योंकि चंद्र ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो चंद्रः। और मुखम ये ऐसा क्यों लिखा है? तो क्योंकि मुख ये एक नपुंसक लिंग शब्द है, तो फलम की भांति मुखम। तो यदि मैं कहना चाहता हूं कि चंद्र जैसा मुख, तो मैं संस्कृत में इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, चंद्रः इव मुखम। ठीक है, तो ये हमारा समास है, और ये उस समासा का अर्थ है जिसको हम विग्रह वाक्यम कहते हैं। और यदि अब आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों पदों को जोड़ के जो हमने एक समस्त पदम बनाया है, अब इस समस्त पदम को मैं क्या मानूं? पुल्लिंगा मानूं कि नपुंसक लिंगा मानूं कि स्त्रीलिंगा मानूं? तो जो इसके अंतिम पद का लिंगा है वही इस पूरे का लिंगा हो जाएगा। मुखा एक नपुंसक लिंगा शब्द है, तो चंद्रमुखा ये समासा भी अब हमारे लिए एक नपुंसक लिंगा शब्द हो गया। ठीक है, तो अलग अलग विभक्ति वचन में इसके एक अकारांत नपुंसक लिंगा शब्द की भांति ही रूप चलेंगे। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा रूप है? तो तस्याह चंद्रमुखम दृष्ट्वा। तो यहाँ पे चंद्रमुखा द्वितीय विभक्ति एक वचनम में है, क्योंकि यहाँ पे दृष्ट्वा ये कार्य उस पर हो रहा है, ये कर्म है दृष्ट्वा का, चंद्रमुख को देखकर। ठीक है, तो हमारा समास है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचनम में प्रयोग हो रहा है, और तभी हमारे विक्रय वाक्य में हमने ये तत् जोड़ा है, क्योंकि तद सर्वनामा के उचित रूप से हमें ये बताना होता है कि ये समास हमारे वाक्य में किस विभक्ति वचनम में है। तो इस तत् को विग्रह वाक्य में जोड़ के हम बस ये बता रहे हैं कि जो हमारा समास है वो वाक्य में द्वितीय विभक्ति एक वचनम में प्रयोग हो रहा है।
और कौन सा ये समासा है? तो क्योंकि दोनों पदों के बीच में एक उपमा उपमेय का संबंध है, तो पद समान अधिकरण में है, इसलिए ये समासा कर्मधारय समासा है। तो आशा करता हूं कि ये भी एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। अभी एक उदाहरण और देखते हैं। मधु मधुरा दुर्गा भक्ताय वरम ददाती। तो क्या कह रहा हूं? दुर्गा भक्ताय वरम ददाती, कि दुर्गा भक्त के लिए वर देती है। ठीक है। और दुर्गा के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मधु मधुरा। और फिर इसको देख के आप पहचान लेंगे कि ये समासा है, क्योंकि इसमें दो शब्द दिख रहे हैं, मधु और मधुरा। ठीक है। मधु से अर्थ होता है हनी, शहद। और मधुरा से क्या अर्थ होता है? तो मधुरा का अर्थ तो होता है स्वीट, लेकिन यहाँ पे हम जब एक व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हम बेसिकली कह रहे हैं स्वीट पर्सन, एक प्लीजिंग पर्सन, वो है ये मधुरा। ठीक है। तो मधु मधुरा इसको जोड़ के हमने समासा बना दिया। अब इस समासा को मैं क्या मानूं, पुल्लिंगा, स्त्रीलिंगा की नपुंसकलिंगा? तो देखिए, जो हमारा अंतिम पद है वो है मधुरा। अब मधुरा ये भी एक विशेषता है। ठीक है। तो इसका कोई खुद का तो लिंगा होता नहीं है, ये जिसके लिए भी प्रयोग हो रही है उसका लिंग लेगी। यहाँ पे ये दुर्गा के लिए प्रयोग हो रही है, तो फिर मधुरा भी यहाँ पे स्त्रीलिंगा होगा, जिससे कि हमारा ये पूरा समासा अब यहाँ पे हमारे लिए एक स्त्रीलिंगा शब्द होगा। ठीक है। और यदि ये स्त्रीलिंगा शब्द होगा तो क्या हम इसको अकारांत ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंगा शब्द सामान्यतः आकारांत होते हैं, तो फिर हमें उसको स्त्रीलिंगा शब्द जैसा बनाना भी तो होगा। तो मधु मधुरा ये हमारा समासा बनेगा। ठीक है। और इसका विग्रह वाक्यम क्या होगा? तो जो आप इस शब्द से समझ रहे हैं, मधु मधुरा, इससे आप अर्थ क्या ले रहे हैं? तो आप अर्थ ले रहे हैं शहद जैसा मीठा। तो इसी बात को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे मधु इव मधुरा। मधु ये एक उकारांत नपुंसक लिंगा शब्द है, तभी इसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप ऐसा ही होता है, मधु जैसा ही होता है। आप ये ना समझिएगा कि गुरु की तरह गुरु हूं ऐसा होना चाहिए था, या धेनु की तरह धेनु हूं ऐसा होना चाहिए था। नहीं, इकारांत और उकारांत नपुंसक लिंगा शब्द के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के एक वचनम रूप एकदम प्रातिपदिका जैसे होते हैं, बिना किसी विसर्ग या मकारा के। तो मधु ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम में ही लिखा है, शहद जैसा मीठा, तो मधु इव मधुरा। और फिर वही बात कि यहाँ पे मधुरः ये क्यों नहीं लिखा, मधुरा ये क्यों लिखा? तो क्योंकि मधुरा ये एक विशेषता है, इसका खुद का कोई जेंडर नहीं है। तो ये जिसके लिए भी प्रयोग हो रही है, यहाँ पे दुर्गा के लिए प्रयोग हो रही है, तो दुर्गा स्त्रीलिंग है, तो मधुरा। ठीक है। तो अब ये संस्कृत भाषा की सामान्य बात है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मधु मधुरा, इससे हम अर्थ लेते हैं मधु एवं मधुरा, तो वही उसका विग्रह वाक्यम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम दुर्गा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम में है, मधु मधुरा दुर्गा भक्ताय वरम ददाती। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये समासा और ये जो उसका अर्थ है, जो उसका विग्रह वाक्यम है, ये क्लियर हो गया। और ये कर्मधारय समासा क्यों है, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि उपमा उपमेय का संबंध है, पदों में समानाधिकरणम है, इसलिए ये कर्मधारय समासा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। कवि ही काव्ये शब्द मौक्तिकानि प्रदर्शयति। तो अब इस वाक्य में क्या कह रहे हैं? कवि ही प्रदर्शयति, कवि प्रदर्शित करता है, कवि दिखाता है। और किसको प्रदर्शित करता है? तो कवि ही शब्द मौक्तिकानि प्रदर्शयति। ठीक है। तो इस शब्द को देख के आप ये तो पहचान लेंगे कि एक समासा है, क्योंकि इस शब्द में मुझे दो पद देखने को मिल रहे हैं, शब्द और मौक्तिका। अब शब्द से तो अर्थ होता है वर्ड, कि जो भी काव्य है, जो भी पोइट्री है, उसमें जो वर्ड्स यूज करे गए हैं, तो वो है ये शब्द। और मौक्तिका का अर्थ होता है मोती, पर्ल। तो कवि ही काव्ये शब्द मौक्तिकानि प्रदर्शयति। अब हम क्या कह रहे होंगे? तो शब्द मौक्तिका से हम यही तो कह रहे होंगे कि शब्द मोती जैसे। ठीक है कि नहीं? हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि कवि काव्य, कि कवि अपने काव्य में मोती जैसे शब्दों को प्रदर्शित करता है। तो शब्द मौक्तिका, इससे हम ये अर्थ ले सकते हैं कि शब्द मोती जैसा। ठीक है। इसी बात को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो शब्दः मौक्तिकम एव। शब्द ये पुल्लिंग है, तो शब्दः, और मौक्तिका ये नपुंसक लिंग है, तो मौक्तिकम। ठीक है। और इवा, इवा उसके बाद लगता है जो उपमा होती है। तो क्योंकि शब्द और मौक्तिका, इसमें शब्द की तुलना की जा रही है मौक्तिका से, तो मौक्तिका उपमा है, तो इसीलिए उपमा के बाद ये इवा लगा है, क्योंकि हम कह रहे हैं शब्द मोती जैसा। हम ये नहीं कह रहे हैं शब्द जैसा मोती, हम कह रहे हैं शब्द मोती जैसा। ठीक है। तो विग्रह वाक्यम हो जाएगा शब्दः मौक्तिकम इव। और क्योंकि यहाँ पे ये समासा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये कर्म है इस प्रदर्शयति, इस क्रिया का, तो उसी बात को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे तानी ये लिख रहा हूँ। क्योंकि जो अब हमारा ये समासा है, ये एक नपुंसक लिंगा समासा है। क्यों? क्योंकि उसका अंतिम पद मौक्तिका वो नपुंसक लिंग है, तो हमारे लिए ये पूरा समासा एक नपुंसक लिंगा शब्द हो गया। तो यदि मुझे तद सर्वनामा के उचित रूप से ये बताना है कि ये समासा किस विभक्ति वचनम में प्रयोग हो रहा है, तो तद सर्वनामा का भी मैं नपुंसक लिंगा द्वितीय विभक्ति बहुवचनम का रूप लूंगा, तानी। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हमारा विग्रह वाक्यम पूरा कंप्लीट हो जाता है।
ये हमारा समासा और ये पूरा उसका विग्रह वाक्यम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी क्लियर हुआ। और क्योंकि एक संशय रह जाता है कि उपमा उपमेय का संबंध है, तो उपमा हमेशा पूर्व पद में होना चाहिए, नहीं, आवश्यकता नहीं है। वो वाक्य के अनुसार आप देख सकते हैं कि जो दो पदा हैं उसमें उपमा कौन सा है, पूर्व पदा है कि उत्तर पदा है। तो चंद्रमुखम, इसमें हमारे पूर्व पदा में उपमा थी चंद्रः एव, परंतु शब्द मौक्तिका, यहाँ पे शब्द मौक्तिकमेव, यहाँ पे मौक्तिका हमारी उपमा है और वो उत्तर पदा में है। तो ऐसा अनिवार्य नहीं होता है कि उपमा उपमेय संबंध है तो उपमा पूर्व पदा में ही होनी चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। वो आपको वाक्य और आपको शब्द से खुद ही पहचानना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यदि ये एक संशय था तो ये क्लियर हो गया इस उदाहरण के माध्यम से। और देखिए ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें जो उपमा है हमारी वो पूर्व पदा में नहीं है, वो उत्तर पदा में है। तो सह पुरुष व्याघ्र राजा शत्रुन जयति। तो वाक्य में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सह राजा शत्रुन जयति, वह राजा शत्रुओं को जीतता है। दैट किंग कॉन्कर्स द एनिमीज। ठीक है, सह राजा शत्रुन जयति। और यहाँ पे हम कह रहे हैं सह पुरुष व्याघ्र राजा। तो फिर इसको देख के आप तुरंत पहचानेंगे कि ये एक समासा है जिसमें दो शब्द हैं, पुरुष और व्याघ्र। ठीक है, पुरुष से तो अर्थ हो गया पुरुष मैन, और व्याघ्र से अर्थ होता है शेर टाइगर। तो अब इस वाक्य के संदर्भ में पुरुष व्याघ्र, इसको पढ़ के समासा को देख के आप अर्थ समझ जाएंगे कि हम कह रहे हैं कि पुरुष व्याघ्र जैसा। हम ये तो नहीं कह रहे होंगे कि व्याघ्र पुरुष जैसा। तो इस समासों को देख के आप सुलभता से ही अर्थ पहचान सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि पुरुष व्याघ्र जैसा। और इसी अर्थ को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे पुरुषः व्याघ्रः एव। पुरुषा भी पुल्लिंग शब्द है तो पुरुषः, व्याघ्र भी पुल्लिंग शब्द है तो व्याघ्रः। और क्योंकि व्याघ्र ये उपमा है, इससे तुलना करी जा रही है तो व्याघ्रः एव। ठीक है, तो पुरुष व्याघ्र ये हमारा समास है और पुरुषः व्याघ्रः एव ये उसका विग्रह वाक्यम है। और क्योंकि जो दो पद हैं जिनसे हमारा समासा बन रहा है उन दोनों में उपमा उपमेय का संबंध है, तो समानाधिकरण में है वो दोनों पद, और इसीलिए जो हमारा समासा बना है वो है कर्मधारय समासा। तो इस उदाहरण में भी हमने देखा कि उपमा पूर्व पदा में हो ये अनिवार्य नहीं है। उपमा पूर्व पदा में भी हो सकता है, उत्तर पदा में भी हो सकता है। ये वाक्य में अर्थ के अनुसार हम ये पहचान लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कर्मधारय समासा में दो संबंध देखे, विशेषण विशेष्य का संबंध और उपमा उपमेय का संबंध। अब एक तीसरा संबंध देखते हैं, अवधारणा संबंध। तो उदाहरण देखिए, गुरुः विद्याधनैः शिष्यान् पूरयति। तो मैं कह रहा हूं गुरुः पूरयति, गुरु पूर्ण करता है, गुरु भरता है। किनको भरता है? तो गुरुः शिष्यान् पूरयति, गुरु शिष्यों को पूर्ण करता है, गुरु शिष्यों को भरता है। और किससे भरता है? तो गुरुः विद्याधनैः शिष्यान् पूरयति। ठीक है, तो देखिए विद्याधनैः, इसको देख के आप पहचान लेंगे कि इसमें दो पद हैं, विद्या और धन। और अब इस वाक्य में हम क्या कह रहे हैं कि गुरु विद्या से भरता है कि गुरु धन से भरता है, हम क्या कह रहे हैं? तो बहुत क्लियर है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु विद्या रूपी धन से शिष्यों को भरता है। तो इस वाक्य को पढ़ के यही अर्थ आता है कि गुरु है तो हम यहाँ पे धन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे विद्या रूपी धन की बात कर रहे हैं। और जब ऐसा भाव आता है कि विद्या रूपी धन, तब हम क्या कह रहे हैं? तब हम एक अवधारणा कह रहे हैं कि विद्या एव धनम, कि विद्या धन, इससे हमारा अर्थ है कि विद्या ही धन है। ठीक है, तो जब ये एव इस अव्ययम का प्रयोग करते हैं तो हम एक अवधारणा बता रहे होते हैं कि ये एक एफर्मेशन है, डिक्लेरेशन है कि विद्या ही धन है और गुरु विद्या रूपी धन से शिष्यों को पूरयति भरता है। ठीक है, तो ये होता है अवधारणा संबंध, विद्या एव धनम। विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो विद्या, धना नपुंसक लिंग शब्द है तो धनम। ठीक है, तो ये हमारा समासा हो गया विद्या धना। अब विद्या धना किस प्रकार के रूप लेगा अलग अलग विभक्ति और वचनम में? तो देखिए धना ये नपुंसक लिंग शब्द है तो विद्या धना ये पूरा शब्द भी हमारे लिए एक नपुंसक लिंग शब्द हो गया। तो अलग अलग विभक्ति वचनम में ये एक अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जैसे ही रूप लेगा। तो यहाँ पे मैं तृतीया विभक्ति बहुवचनम का प्रयोग कर रहा हूं, तो फल का होता है फलई ही, तो वही विद्याधन विद्याधनई ही। तो हमारा समासा यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचनम में प्रयोग हो रहा है और उसी बात को मैं यहाँ तही इससे दर्शा रहा हूँ, क्योंकि तत्सर्वनाम का नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम का रूप होता है तही। तो तही से बस ये बता रहे हैं कि हमारा समासा इस वाक्य में तृतीया विभक्ति बहुवचनम में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्लियर है। और जब भी हमारे दो शब्द उनमें अवधारणा का संबंध होता है तो वो भी समान अधिकरण में माने जाते हैं, और समान अधिकरण में जब पद हैं तो वो कर्मधारय समासा बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि गुरु विद्या के धन से शिष्यों को भरते हैं। तो इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा समास है विद्या धना,
तो ये एक तत्पुरुष समासा लगता है, क्योंकि विद्या का धन, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समासा लगता है। परंतु विद्या का धन, ये इंटरप्रिटेशन भी ठीक है, लेकिन इस पूरे वाक्य को और इस शब्द को एक पावरफुल मैसेज देने के लिए विद्या रूपी धन ये ज्यादा उचित मालूम पड़ता है। और जब हम विद्या रूपी धन ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक अवधारणा का संबंध हो गया कि हम कह रहे हैं कि विद्या एव धनम, कि विद्या ही धन है। तो इसीलिए विद्या धन, इसका आप जब समास का विग्रह देखेंगे तो इसको सामान्यतः आप एक कर्मधारय समास की ही तरह देखेंगे, क्योंकि ये अवधारणा संबंध दिखाता है कि विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक नए उदाहरण को देखते हैं। रामः पितुः वचन निर्देशात वनम जगामा। तो हम क्या कह रहे हैं, ये वाक्य तो एकदम सीधा सीधा जो वाल्मीकि की रामायण है उसी से आया है। तो रामः वनम जगामा, राम वन को गए। और रामः कस्मात् कारणात्, राम किस कारण से वन को गए? तो रामः पितुः वचन निर्देशात वनम जगामा, कि राम पिता के वचन निर्देश के कारण से वन को गए। पितुः ये पितृ, इस प्रातिपदिका का षष्ठी विभक्ति है, तो पिता के, तो राम पिता के वचन निर्देश के कारण से, पंचमी विभक्ति के कारण से वन को गए। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य है और इसको देख के बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो पद जुड़े हैं, वचन और निर्देश। और देखिए वचन, इसका तो अर्थ होता है जो होता है कमिटमेंट, ओथ, वचन, और निर्देश का क्या अर्थ होता है? तो इंस्ट्रक्शन। तो अब हमारे समास में ये दो शब्द हैं वचन निर्देश। और यदि आप वाल्मीकि रामायण जानते हैं तो जो पूरा एक प्रसंग होता है कि जिसमें श्री राम को पता चलता है कि उनको वनवास जाना है, तो यदि आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो उसमें दशरथ ये डायरेक्टली कभी राम को ऐसा निर्देश नहीं देते हैं कि वन जाओ, क्योंकि जब राम उनके महल में आते हैं, उनके पैलेस में आते हैं, तब वो इतने शोक ग्रसित होते हैं कि वो तो श्री राम से आंख भी नहीं मिला पा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक वचन दे दिया होता है कैकेयी को, और अब कैकेयी ने वो वचन को की पूर्ति के लिए उनसे मांग की है। और क्योंकि वो एक इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं तो धर्मनिष्ठ हैं, वो दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकते, तो उन्होंने वचन दिया है। परंतु अगर आप वो प्रसंग पढ़ेंगे तो दशरथ डायरेक्टली कभी श्री राम को ये निर्देश नहीं देते हैं कि वन जाओ। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से जब आप इस शब्द को देखते हैं वचन निर्देश, तो इस समासा का क्या अर्थ मिल रहा है? इस समासा का अर्थ मिल रहा है वचन रूपी निर्देश, कि राम निर्देश के कारण से वन नहीं गए, राम वचन रूपी निर्देश के कारण से वन गए। तो वचन निर्देश, इस समासा का क्या अर्थ है? तो वही अवधारणा वाला अर्थ है कि हम कह रहे हैं वचनम एव निर्देश, कि उस प्रसंग में वचन ही निर्देश था। ठीक है, तो वचना नपुंसक लिंग शब्द है वचनम, निर्देश पुल्लिंग शब्द है तो निर्देश, और वचन निर्देश से अर्थ है वचनम एव निर्देश, वचन ही निर्देश है। ठीक है, तो ये समास अभी अवधारणा संबंध को दर्शाता है, और क्योंकि दो पदों में अवधारणा संबंध है तो कहने का अर्थ है कि दोनों पद समान अधिकरण में है, इसीलिए वचन निर्देश ये कर्मधारय समासा माना जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्लियर हुआ। जब भी किसी शब्द को पढ़ के ऐसा भाव आता है कि विद्या रूपी धन, वचन रूपी निर्देशा, तो आप समझ जाइए कि ये अवधारणा है कि वचनम एव निर्देश, विद्या एव धनम, एक अवधारणा स्थापित की जा रही है। और यदि दो पद अवधारणा में है तो वो समान अधिकरण में है, और वो मिलके अगर समासा बनाएंगे तो वो कर्मधारय समासा माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये समास है। ये समासा क्या माने? पुल्लिंगा की नपुंसक लिंगा। तो देखिए इसका अंतिम पद है निर्देशा, निर्देशा पुल्लिंगा है, तो वचन निर्देशा ये पूरा समासा भी अब हमारे लिए एक पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, और वाक्य में कहना चाहता हूं कि वचन रूपी निर्देश के कारण से, तो ये जो कारण से ये भाव होता है ये पंचमी विभक्ति से मिलता है, तभी यहाँ पे ये जो समास है ये पंचमी विभक्ति में है। रामः पितुः वचन निर्देशात वनम जगामा। और यही बात इस विग्रह वाक्यम में मैं इस तस्मात इससे दिखा रहा हूं कि जो हमारा समास है वो पंचमी विभक्ति एक वचनम में प्रयोग करा जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समास और ये विग्रह वाक्यम इससे जुड़ी हर बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। योगी सदैव तपोधनस्य अर्जनार्थाय तत्परः वर्तते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं योगी सदैव तत्परः वर्तते, कि एक योगी सदैव तत्पर होता है। और योगी सदैव किसके लिए तत्पर रहता है? तो अर्जनार्थाय। कहने का अर्थ है कि योगी सदैव अर्जन करने के लिए तत्पर रहता है। और किस वस्तु के अर्जन के लिए? तो योगी सदैव तपोधनस्य अर्जनार्थाय तत्परः वर्तते। तो इस वाक्य में जब आप ये शब्द पढ़ते हैं तपोधनस्य, तो आप ये तो समझ जाते हैं कि ये दो शब्द से बना है तपस और धना। और जब हम तपस और धना इनको हम साथ में जोड़ते हैं तो ये तपोधना ये क्यों हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जब सकारांत प्रातिपदिका ऐसे समस्त पदम में जोड़ा जाता है तो हमारे पद अवश्य तपस और धना है, परंतु फिर सकार के स्थान पे विसर्गा होने से अब हो जाता है तपह और धना, और फिर इन दोनों के मध्य में उत्व संधि हो जाएगी जिसके कारण से तपह ये हो जाएगा तपो।
ठीक है, तभी तपस और धना इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारा समासा बनता है तपोधना। तपस उसमें सकारा में विसर्गा होता है और फिर क्योंकि आगे धा है, एक मृदु वर्ण है, तो उसकी वजह से उत्व संधि होती है जिसके कारण तपह बदल के हो जाता है तपो, और तब ये जुड़ते हैं तो हो जाता है तपोधना। अब देखिए इस वाक्य में हम क्या कह रहे हैं, योगी सदैव तपोधनस्य अर्जनार्थाय तत्परः वर्तते, कि एक योगी तपोधन को अर्जन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो तपोधन से यहाँ अर्थ क्या है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि तप रूपी धन। अब योगी एक धन को तो अर्जित नहीं करेगा, तो तपोधन से हम क्या कह रहे हैं, तप रूपी धन, क्योंकि यहाँ पे फिर एक अवधारणा स्थापित करी जा रही है कि तप ही धन है, एक योगी के लिए तप ही धन है। तो हमारे इस समासा का अर्थ क्या हो जाएगा, तपः एव धनम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समासा का ये विग्रह वाक्यम क्यों है और ये अवधारणा क्यों है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि एक योगी तप रूपी धन के अर्जन के लिए सदैव तत्पर होता है। तो तपः एव धनम। अब तपः ये क्यों लिखा, तो अब जानते हैं कि तपस ये एक सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है मनस की तरह। तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप होता है तपः, जैसे मनस का होता है मनः। तो इसको देख के आप ये ना सोचिएगा कि रामः की तरह ये एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, नहीं, ये सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। इसका प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप होता है तपः। धन एक अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है फल की तरह, तो धनम, तपः एव धनम इति तपोधन। ठीक है, तो आशा करता हूँ समासा और उसका ये जो अर्थ है ये क्लियर हो गया। ये समासा हमारा यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में प्रयोग हो रहा है कि तप रूपी धन के अर्जन के लिए, तो वही चीज मैं यहाँ पे तत्सर्वनामा के उचित रूप से दिखा रहा हूँ, तस्य। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो अवधारणा संबंध होता है ये भी क्लियर हुआ। और एक अंतिम संबंध देख लेते हैं, संभावना संबंध। तो देखिए हमारा वाक्य है, प्राचीन समये काशी नगरी प्रधाना आसीत, कि हम कह रहे हैं कि प्राचीन समय में काशी नगरी प्रधान थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण थी। तो वाक्य में ये कह रहे हैं, और वाक्य में ये जो शब्द है तो इसको देख के आप पहचानेंगे कि यहाँ पे भी दो शब्द हमें दिख रहे हैं, काशी और नगर। देखिए जो शहर होता है, शहर सिटी, तो उसका संस्कृत में हम कहते हैं नगर, परंतु क्योंकि हम यहाँ पे काशी की बात कर रहे हैं और काशी स्त्रीलिंगा है तो नगरी इसको भी हम स्त्रीलिंगा का रूप दे रहे हैं। तो हमारा समासा बना काशी नगरी। तो काशी नगरी से हम क्या कह रहे हैं, तो काशी इति नगरी, कि हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, एक नगरी की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली काशी की बात कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं संभावना संबंध, कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं और उसमें किसी एक विशेष, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं, तो इसी संबंध को काशी इति नगरी, इसी को हम ये संभावना संबंध कहते हैं। और यहाँ पे भी जो दो हमारे पद हैं काशी और नगरी, देखिए वही है कि ये समान अधिकरण में है। क्यों, क्योंकि दोनों पदों का अधिकरण सेम है, लोकस सेम है, कि वो दोनों ही काशी की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि अधिकरण सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये दोनों पद समान अधिकरण में माने जाते हैं। तो जब ये दोनों पदों को मिला के हम समासा बनाते हैं तो वो हो जाता है कर्मधारय समासा। ठीक है, तो बहुत ही सुलभता से इस संभावना संबंध को समझा जा सकता है। तो प्राचीन समय काशी नगरी प्रधाना आसीत, हमारा समासा है काशी नगरी, और हमारा विग्रह वाक्यम है काशी इति नगरी। ठीक है, उस संभावना को बताने के लिए हम ये इति, इस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे उपमा को दिखाने के लिए इवा का प्रयोग कर रहे थे और अवधारणा को स्थापित करने के लिए एव इसका प्रयोग कर रहे थे, तो वैसे ही जिस भी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की हम बात कर रहे हैं तो उस संभावना को बताने के लिए हम ये इति, इस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया। जो हमारा समासा बना काशी नगरी, ये एक स्त्रीलिंग समासा ही है, इसीलिए प्रधाना होता तो प्रधान है, परंतु एक स्त्रीलिंग के लिए हम कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रधान, तो प्रधाना आसीत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अद्यापि वट वृक्षस्य पूजा बहु प्रचलिता अस्ति, कि कह रहा हूं कि अद्यापि, अद्य अपि, कि आज भी जो पूजा है वो बहु प्रचलित है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कॉमन है। ठीक है, और किसकी पूजा, तो वट वृक्षस्य पूजा। ठीक है, तो इसको देख के भी आप पहचान लेंगे कि ये भी एक समासा है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हैं, वट और वृक्ष। ठीक है, वृक्ष से तो अर्थ होता है पेड़, ट्री, और वट से अर्थ होता है बैनियन, जो हिंदी में हम कहते हैं बरगद। ठीक है, तो इस समासा को भी देख के आप पहचान लेंगे कि ये संभावना संबंध है। क्यों, क्योंकि हम वृक्ष की बात कर रहे हैं और उस पे भी हम एक विशेष वृक्ष की बात कर रहे हैं, वट की। तो हमारा समास का विग्रह हो जाएगा वटः इति वृक्षः, कि वृक्ष की तो बात कर रहे हैं परंतु एक विशेष, एक पर्टिकुलर वृक्ष की बात कर रहे हैं, वट वृक्ष की, बरगद के पेड़ की। तो वटः इति वृक्षः, ये हो जाएगा वट वृक्ष। हमारा ये जो पूरा समास है ये हमारे लिए एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका अंतिम पद है वृक्ष, वो पुल्लिंग है, तो वट वृक्ष भी हमारे लिए एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वट वृक्ष की पूजा, तो का की के वो वाला प्रयोजन है, तो वट वृक्ष समास पे हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करा है।
वही मैंने इस विग्रह वाक्यम में तस्य इससे दर्शाया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि संभावना संबंध ये इससे और स्पष्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। शिवः कैलास पर्वते वसति। तो देखिए इस वाक्य में इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये है कैलास पर्वत, ये इस शब्द से निकला है। और कैलास पर्वता ये कौन सा समासा है? तो फिर वही बात कि हम पर्वता की बात कर रहे हैं और उस पे भी हम एक विशेष पर्वता की बात कर रहे हैं जो है कैलासा। तो फिर ये एक संभावना संबंध हो गया। और इसको हम कैसे लिखेंगे? तो कैलासः इति पर्वतः। और मैं कहना चाहता हूं कि शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तो कैलाश पर्वत पे सप्तमी विभक्ति, तो कैलास पर्वते शिवः कैलास पर्वते वसति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम का प्रयोग हो रहा है, तो तस्मिन तत्सर्वनामा के रूप तस्मिन से मैं ये बता रहा हूं कि ये समासा हमारा यहाँ पे इस विभक्ति और इस वचन में प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, जो हमने इस वीडियो के आरंभ में कर्मधारय समासा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी कि जो कर्मधारय समासा बनाने के लिए जो दो पद होते हैं उनमें समानाधिकरणम होता है। और समानाधिकरण का अर्थ क्या होता है कि जो दो पद हैं उनका लोकस सेम है, उनका विषय वस्तु सेम है। और फिर हमने अलग अलग संबंध देखे थे कि विशेषण विशेष्य का संबंध, उपमा उपमेय का संबंध, अवधारणा संबंध, संभावना संबंध। तो हमने इन सारे उदाहरण से हमने देखा कि कैसे कर्मधारय समासा होते हैं। और अब देखिए, कर्मधारय समासा का ही एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं द्विगु समासा। तो कभी कभी लिख दिया जाता है द्विगु कर्मधारय समासा, या कभी कभी हम सिर्फ लिख देते हैं द्विगु समासा। तो ये कर्मधारय का ही भाग है, तो इसको भी देख लेते हैं। और क्यों ये कर्मधारय का भाग माना जाता है, ये इसके उदाहरण से आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा द्विगु समासा क्या होता है। तो देखिए, क्योंकि ये कर्मधारय समासा का ही भाग माना जाता है, उसका ही सब पार्ट माना जाता है, तो पदों में समानाधिकरणम ये तो होना ही चाहिए। और अब देखिए, कर्मधारय समासा में हमने देखा था कि जैसे विशेषण विशेष्य हो गया कि नीलः घटः, ये कर्मधारय समासा होगा क्योंकि दोनों पद एक ही विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, घटा, तो दोनों में समानाधिकरण है, इसलिए ये कर्मधारय समासा हो गया। अब मान लीजिए मैं नीलः लघु ये सब के बजाय मैं लिख दूं कि 7, मैं कहना चाहता हूं कि 7 घड़े, या फिर मैं कहना चाहता हूं कि 5 पुष्प। तो ये 7 घड़े, ये 5 पुष्प, ये भी एक तरीके से विशेषण विशेष जैसे ही तो संबंध है। बस अंतर क्या है कि विशेषण के स्थान पे यहाँ पे एक संख्यावाचक शब्द आ गया है कि अब हम लाल पुष्प ऐसी कोई विशेषता के बजाय हम कह रहे हैं 5 पुष्प, 6 पुष्प, 7 पुष्प। तो जब ये संख्या और नाम का संबंध होता है तो भी तो ये समानाधिकरणम ही हो गया, क्योंकि 7 पुष्प, इसमें पुष्प भी पुष्प की ही बात कर रहा है और 7 भी पुष्प की ही बात कर रहा है, तो ये भी तो समानाधिकरण हो गया, इसलिए कर्मधारय समासा ही हो गया। ठीक है, तो जो ये संख्या और नाम का जो ये संबंध होता है इसी को द्विगु समासा कहा जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि क्यों द्विगु समासा कर्मधारय समासा का ही भाग है, क्योंकि एक संख्या और नाम जब आपस में जुड़े हैं तो वो दोनों पदों में भी समानाधिकरणम ही है, दोनों एक ही विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। 7 पुष्प, दोनों पुष्प की ही बात कर रहे हैं, तो ये संख्या नाम वाला संबंध भी कर्मधारय ही हुआ। बस संस्कृत में इस संबंध को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं जो है द्विगु समासा। ठीक है, तो द्विगु समासा को पहचानना तो बहुत ही सुलभ है कि जब भी आपको कोई नंबर मिले और कोई नाउन मिले, 7 अश्व, 4 युग, कुछ भी ऐसा नंबर और नाउन, कोई ऐसा संख्या और नाम का संबंध मिले तो आप उसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये द्विगु कर्मधारय समासा है। और अब द्विगु समासा से जुड़ी कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो है ये कि जो द्विगु समासा का जो एक समस्त पदम बनता है, वो समस्त पदम या तो अकारांत नपुंसक लिंगा बनता है या फिर वो ईकारांत स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है, तो जो भी संख्या और नाम को जोड़ के आप एक समस्त पदम बना रहे हैं तो कहीं कहीं वो समस्त पदम अकारांत नपुंसक लिंगा बनेगा और कहीं कहीं वो समस्त पदम ईकारांत स्त्रीलिंग बनेगा। तो ये द्विगु समासा की एक विशेषता है और ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये कि जो द्विगु समासा का समस्त पदम होता है वो एक वचनम में ही होता है। कि मान लीजिए हम कह रहे हैं अष्ट कमल, तो द्विगु समासा ये अर्थ देता है कि 8 कमलों का समूह, कि अ ग्रुप ऑफ 8 लोटस। ठीक है, जैसे हमने अपने समाहारा द्वंद्व समासा में नहीं देखा था कि हमने अलग अलग व्यक्ति वस्तुओं को लिया और वो जो एक सूची है उसमें जो भी पद हैं उनको मिला के हमने एक समाहारा कर लिया, एक समूह बना दिया। तो समाहारा द्वंद्व समासा में भी हमने देखा था वचनम एक वचनम ही होता है, तो वैसे ही द्विगु समासा भी यही करता है। तो द्विगु समासा हमें ये बता रहा है कि 8 पुष्पों का समाहारा, कि 8 पुष्पों का एक समूह, एक ग्रुप, और अगर समाहारा है, समूह है, तो वचनम एक वचनम ही होगा, क्योंकि अब उसको फिर हम एक सिंगल एंटिटी की तरह देखते हैं। तो द्विगु समासा के बारे में आपको ये दोनों पॉइंट अवश्य याद रखने पड़ेंगे कि द्विगु समासा या तो अकारांत नपुंसक लिंगा होगा या फिर ईकारांत स्त्रीलिंगा होगा, और दूसरी बात कि जो उसका वचनम है वो उसका एक वचनम ही होगा।
और रही बात विभक्ति की, तो विभक्ति तो प्रयोजन के अनुसार ही होगी कि वाक्य में उसको आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो उस प्रयोजन के अनुसार ये जो हमारा समासा है वो विभक्ति लेगा। ठीक है, तो ये हैं द्विगु कर्मधारय समासा या फिर द्विगु समासा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब उदाहरण से इसको देखते हैं। तो व्याकरण ग्रंथेषु अष्टाध्यायी सर्वश्रेष्ठा अस्ति। वाक्य में क्या कह रहे हैं? तो वाक्य में कह रहे हैं कि व्याकरण ग्रंथेषु, व्याकरण ग्रंथों में अष्टाध्यायी सर्वश्रेष्ठा अस्ति, कि जितने भी व्याकरण ग्रंथ हैं उन सभी में अष्टाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तमा है। और देखिए इस शब्द को देख के आप पहचान जाएंगे कि ये भी समास है जो दो शब्द से बना है, अष्ट और अध्याय। अष्ट से अर्थ है 8, 8, और अध्याय जो हम अंग्रेजी में कहते हैं चैप्टर्स, अध्याय, तो वो अर्थ है। तो अष्ट और अध्याय, इसको देख के ये संख्या और नाम, ये संबंध आपको देखने को मिलता है, और इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये फिर द्विगु समासा है। ठीक है, और द्विगु समासा में मैंने बताया था कि द्विगु समासा होता है कि जो जितनी भी चीजें हैं उनका समाहार। तो जैसे यहाँ पे अष्ट और अध्याय है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 8 अध्याय का समाहारा। तो इसी बात को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। तो अध्यायानाम समाहार, अध्यायों का समाहार, और कितने अध्याय? तो 8, तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्ट अध्याय। ठीक है, तो हमारा अष्ट और अध्याय जब ये जुड़ेगा तो यहाँ इन दोनों के बीच में दीर्घ संधि हो जाएगी, जिसके कारण अष्टाध्याय ये ऐसे जुड़ेंगे। तो हमारा समस्त पदम कुछ ऐसा बनना चाहिए, अष्टाध्याय। परंतु अब यहाँ पे बात आती है, समस्त पदम द्विगु समासा के या तो अकारांत नपुंसक लिंग उसकी तरह बनते हैं या फिर ईकारांत स्त्रीलिंग की तरह बनते हैं। और यहाँ पे ये जो समासा है ये ईकारांत स्त्रीलिंग की तरह बनेगा, तो इसको हमें ईकारांत बनाना होगा। तो हमारा समस्त पदम बनेगा अष्टाध्यायी। ठीक है, और क्योंकि हम इसको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ इसी की विशेषता बता रहा है, और क्योंकि अब ये एक ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो सर्वश्रेष्ठ जो हमारा विशेषण है ये भी उसकी तरह रूप ले लेगा, तो सर्वश्रेष्ठा। तो व्याकरण ग्रंथेषु अष्टाध्यायी सर्वश्रेष्ठा अस्ति। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी विभक्ति में है? तो ये प्रथमा विभक्ति में है, क्योंकि हम कह रहे हैं अष्टाध्यायी अस्ति। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति, और द्विगु समासा है तो एक वचनम में ही रहता है। तो आशा करता हूं कि द्विगु समासा से जुड़ी ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। और अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि जो हमारा अष्ट और अध्याय को जोड़ के समासा बना था अष्टाध्याय, तो जैसा हमने देखा कि द्विगु समासा अकारांत नपुंसक लिंग भी बन सकता है और ईकारांत स्त्रीलिंग भी बन सकता है। तो ये अकारांत नपुंसक लिंग क्यों नहीं बन गया? तो देखिए ऐसा इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि यहाँ पे अध्याय अकारांत शब्द है तो अकारांत नपुंसक लिंग ही बनेगा। नहीं, अनिवार्य नहीं है। एक अकारांत शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग भी बन सकता है द्विगु समासा में, और अगर कोई अकारांत शब्द है तो हो सकता है वो अकारांत नपुंसक लिंग वाला ही रूप ले। तो ये द्विगु समासा की ये दो पॉसिबिलिटी, संभावना होती हैं कि जो द्विगु समासा का जो समस्त पदम है वो या तो अकारांत नपुंसक लिंग बनेगा या ईकारांत स्त्रीलिंग बनेगा। परंतु कौन सा शब्द क्या बनेगा ये अब हमें शब्दों को पढ़ के और उसको जान के ही स्मरण करना पड़ेगा। ऐसा कोई अलग से नियम नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं कि यदि ऐसा शब्द है तो वो ईकारांत बनेगा और यदि ऐसा शब्द है तो अकारांत नपुंसक लिंग बनेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जैसे जैसे हम संस्कृत के शास्त्र पढ़ेंगे और हम अलग अलग प्रकार के द्विगु समासा देखेंगे तो हमें वहां पे देख के उसको स्मरण करना होगा कि ये वाला शब्द अकारांत नपुंसक लिंग बनता है और ये वाला शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग बनता है। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि अष्टाध्याय ये ईकारांत स्त्रीलिंग वाला रूप ले रहा है, तो अब ये बन जाता है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें ये शब्दों को देख के उनको स्मरण करना पड़ेगा। परंतु आशा करता हूं कि ये समासा और ये उसका विग्रह वाक्यम ये क्लियर हो गया। और ये द्विगु समासा ये कैसे पहचाने? तो संख्या और नाम का संबंध आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यज्ञार्थम पंचपात्रम आनयतु। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यज्ञार्थम यानी यज्ञ के लिए आनयतु ले आओ। और क्या ले आओ? तो यज्ञ के लिए पंचपात्र ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा शब्द है इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक संख्यावाचक शब्द है पंच और एक हमारा नाम पदा है पात्र। तो क्योंकि ये संख्या और नाम का संबंध है तो ये द्विगु समासा है, ये आप देखते ही पहचान लेंगे। और फिर पंचपात्र, इस द्विगु समासा से हम अर्थ क्या लेंगे? तो द्विगु समासा का अर्थ होता है कि उतने वस्तुओं का समाहार। तो हमें यहाँ पे कहना है कि 5 पात्रों का समाहार। तो पात्रों का यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचनम लगेगा पात्र पे, और वैसे ही फिर पंच में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम लगेगा। तो हमारा विग्रह वाक्यम हो जाएगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंच पात्र। ठीक है, 5 पात्रों का समाहारा, यही होता है द्विगु समासा, जिसको हम पंच और पात्र इनको जोड़ के समस्त पदम बना रहे हैं पंच पात्र। और जैसा कि आप इस वाक्य के माध्यम से देख सकते हैं
तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो द्विगु समासा बना है इसने अकारांत नपुंसक लिंगा वाला रूप लिया है। तो अब ये समस्त पदम हमारे लिए एक अकारांत नपुंसक लिंगा शब्द हो गया है। तो जब हम किसी भी विभक्ति में इसका प्रयोग करेंगे तो हम एक अकारांत नपुंसक लिंगा और एक वचनम में रखते ही हुए इसको अलग अलग विभक्ति रूपों में रखेंगे। यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तो हम कह रहे हैं यज्ञ के लिए पंच पात्रों को ले आओ। तो यहाँ पे ये कर्म है इस आनयतु क्रिया का, तो यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति एक वचनम के रूप में है और इसीलिए यहाँ पे हम तद सर्वनामा से नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम के रूप से हम इसको बोधित कर रहे हैं। यहाँ पे तम लिखा है, ये गलत है क्योंकि तम ये पुल्लिंगा का रूप होता है। हमारा पंचपात्र यहाँ पे नपुंसक लिंगा बना है, तो हम तत् सर्वनामा का भी नपुंसक लिंगा द्वितीय विभक्ति एक वचनम का रूप लेंगे जो होता है तत्। ठीक है, तो हमारा पूरा विग्रह वाक्यम हो जाएगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंचपात्र और कॉमा के बाद तत् ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे ये समासा द्वितीय विभक्ति एक वचनम में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी क्लियर है। और देखिए वही प्रश्न कि इससे पहले भी जो हमारा शब्द बना था वो था अष्टाध्याय। यहाँ पे शब्द बना पंचपात्र, लेकिन अष्टाध्याय उसने ईकारांत स्त्रीलिंगा वाला रूप लिया था और पंचपात्र इसने अकारांत नपुंसक लिंगा वाला रूप लिया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि ये शब्द ऐसा रूप लेगा, ये शब्द वैसा रूप लेगा। जैसे जैसे हम द्विगु समासा को पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमें ये शब्द कौन सा शब्द किस प्रकार का रूप लेता है हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। तो हमारा वाक्य है चतुर्युगस्य चक्रमेव संसारः वर्तते। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं चतुर्युगस्य चक्रम, कि चतुर्युगों का चक्र, और एव तो चतुर्युग का चक्र ही संसारः वर्तते, संसारा है। तो संसारा क्या है? तो संसारा यही है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और फिर ये चक्र चालू हो जाता है। तो चतुर्युगस्य चक्रमेव, चतुर्युग का चक्र ही संसारः वर्तते, संसारा है। तो वाक्य का अर्थ ये है। और यहाँ पे फिर इस चतुर्युगस्य, इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा संख्यावाचक शब्द है चतुर, जिसका अर्थ होता है चार, और दूसरा हमारा शब्द है युगा। ठीक है, तो चतुर और युगा इनको जोड़ के हमारा समस्पदम बनेगा ये चतुर्युगा। ठीक है, और अब ये द्विगु समासा तो है, परंतु ये किस प्रकार का रूप लेगा? अकारांत नपुंसक लिंगा कि ईकारांत स्त्रीलिंगा? तो वाक्य में जिस तरीके का ये रूप है इसको देख के आप बता सकते हैं कि इसने अकारांत नपुंसक लिंगा का रूप लिया है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में अकारांत नपुंसक लिंगा शब्द फल, वही फलस्य बनता है। यदि ये ईकारांत शब्द बना होता तो फिर ये नदी के भांति नद्याः वैसा रूप लेता। ठीक है, तो जब युगा शब्द के साथ हम द्विगु समासा बनाते हैं तो ये एक अकारांत नपुंसक लिंगा का रूप लेता है, वैसा शब्द बनता है। और रही बात किसका विग्रह वाक्यम क्या होगा? तो चार युग, इसकी हम बात कर रहे हैं, और द्विगु समासा होता है चार युगों का समाहारः। तो चार युगों का समाहारः, इसको आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे चतुर्नाम युगानाम समाहारः। युगा में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम और वैसे ही फिर चतुर में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। तो चतुर्नाम युगानाम समाहारः इति चतुर्युगा। ये हमारा द्विगु समासा है और ये उसका अर्थ है, उसका विग्रह वाक्यम है। और क्योंकि हमारे इस वाक्य में हम अपने समासा को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग कर रहे हैं तो तस्य, तो चतुर्युगस्य चक्रमेव संसारः वर्तते, ये हमारा वाक्य है और ये उसका पूरा विग्रह वाक्यम है। ठीक है, और अब एक बात देखिए, द्विगु समासा के विग्रह वाक्यम में भी हम समाहारः इस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, और जो हमने समाहार द्वंद्व समासा देखा था उसमें भी हम समाहारः इस कीवर्ड का प्रयोग करते थे। परंतु देखिए दोनों में अंतर है। समाहारा एक द्वंद्व समासा है और द्वंद्व समासा में पदों की सूची होती है। कहने का अर्थ है कि द्वंद्व समासा एक ही वस्तु के अलग अलग संख्या से नहीं बना होता है। 8 फूल, ये द्वंद्व समासा नहीं होता है। द्वंद्व समासा के लिए अलग अलग वस्तु होनी चाहिए। तो जब अलग अलग पदों की सूची होती है, जब अलग अलग पदों की लिस्ट होती है, तभी वो द्वंद्व समासा होता है। परंतु द्विगु समासा में वस्तु एक ही है, बस उसकी संख्या ज्यादा है। तो 6 पुष्प, 7 अश्व, ऐसे कि वस्तु एक ही है, बस उसकी संख्या ज्यादा है। तो ये अंतर होता है समाहारा द्वंद्व समासा और द्विगु समासा में। तो जो भी समस्त पदम आपके सामने है, यदि उसमें संख्या और नाम पद है तो आप देखते ही उसको पहचान लेंगे कि वो द्विगु समासा है। और यदि जो हमारा समासा है उसमें अलग अलग वस्तुओं की सूची का भाव आ रहा है तो फिर वो द्वंद्व समासा होगा। तो द्वंद्व समासा द्विगु समासा एकदम एक दूसरे से भिन्न है। और क्योंकि समूह और समाहारा है इसीलिए इन दोनों का वचनम एक वचनम ही रहता है, तो ये एक वचनम में ही होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समाहारा द्वंद्व समासा और द्विगु समासा में क्या भेद है ये एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे आगे और द्विगु समासा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पंचवटी, तो देखिए अब इस द्विगु समासा ने ईकारांत स्त्रीलिंगा वाला रूप लिया है। अब इसको देख के आप क्या पहचान सकते हैं कि वो दो पदा क्या हैं? तो एक तो इसमें संख्यावाचक शब्द होगा, वो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, पंच, 5। और दूसरा शब्द क्या है? तो दूसरा शब्द है वटा।
वटा हमने पहले देखा है, वटा का अर्थ होता है बरगद, बरगद का पेड़। तो इस द्विगु समासा से हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 5 वटों का समाहारः। तो इसको संस्कृत में आप कैसे लिखेंगे? पंचानाम वटानाम समाहारः इति पंचवटी। अब ये जब जुड़े हैं तो पंचवटा ये हमारा समस्त बना है, परंतु द्विगु है तो या तो अकारांत नपुंसक लिंगा बनेगा या इकारांत स्त्रीलिंगा बनेगा। ये यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंगा बनता है, तभी हम इसको कहते हैं पंचवटी। ठीक है, तो अब हम इसको स्मरण रख सकते हैं कि वटा इसके साथ ये दीर्घ इकारांत वाला रूप लेता है, पंचवटी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब इस शब्द को देखिए, त्रिभुवनम। इसको देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये द्विगु समासा है? तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक संख्यावाचक शब्द है और एक नामपदा है। संख्यावाचक शब्द है त्रि, जिसका अर्थ होता है 3 संस्कृत में, और फिर है भुवना। भुवना से अर्थ होता है लोक। ठीक है, भुवना एक नपुंसक लिंगा शब्द है, इससे अर्थ होता है लोक। तो संख्या और नाम का संबंध है, तो ये देखते ही समझ में आ रहा है ये द्विगु कर्मधारय समासा है। और इसका विग्रह वाक्यम क्या होगा? तो 3 भुवनों का समाहारः। तो हमारा विग्रह वाक्यम हो जाएगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवन। और भुवन जब ये द्विगु समासा बनाता है तो ये एक अकारांत नपुंसक लिंगा का रूप लेता है, इसीलिए त्रिभुवनम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये भी क्लियर है। देखिए, एक प्रश्न मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि ये जो त्रि है, अब हम जानते हैं कि संस्कृत में 1 से 4 तक की जो संख्या होती है तो वो तीनों लिंगों में अलग अलग उसके रूप होते हैं। तो अगर हम 3 त्रि इसकी बात करें तो त्रि इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचनम में पुल्लिंगा, नपुंसक लिंगा और स्त्रीलिंगा में अपने अपने रूप होते हैं। पुल्लिंगा और नपुंसक लिंगा में ये त्रयानाम यही होता है, परंतु स्त्रीलिंगा में ये रूप लेता है तिसरे नाम। तो त्रि स्त्रीलिंगा में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम में बनता है तिसरी नाम। ठीक है, अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि यहाँ पे तिसरी नाम ये क्यों नहीं है, त्रया नाम क्यों है? तो ये तो एकदम क्लियर बात है कि यहाँ पे ये त्रि किसके लिए बोला जा रहा है? ये भुवना के लिए बोला जा रहा है। और क्योंकि भुवना हमारा नपुंसक लिंगा शब्द है तो फिर ये हमारा त्रि भी तो हम नपुंसक लिंगा ही मानेंगे। ठीक है, संख्या भी तो एक तरीके से विशेषण ही हो गई कि जिस हम विशेष्य की बात कर रहे हैं उसी की संख्या है ना, तो फिर उसी का तो रूप लेगा। तो इसीलिए त्रि त्रया नाम बन रहा है, क्योंकि त्रि भी भुवन की तरह नपुंसक लिंगा वाला षष्ठी विभक्ति बहुवचनम का रूप लेगा। तो त्रयानाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवन। अकारांत नपुंसक लिंगा समासा बनता है ये, तो त्रिभुवनम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यदि ये संशय था तो ये क्लियर हो गया है। एक और उदाहरण देखते हैं, त्रिलोकी। ठीक है, तो देखिए अर्थ यहाँ पे वही है, क्योंकि भुवना से भी अर्थ होता है लोक, और यहाँ पे भी जो 2 हमारे शब्द हैं वो है त्रि और लोक, कि 3 भुवनों का समाहारा या फिर 3 लोकों का समाहारः। तो हमारा विग्रह वाक्यम हो जाएगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रि और लोका, इनको मिलकर हम समासा बनाते हैं। परंतु जब लोका द्विगु समासा बनाता है तो वो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगा वाला रूप लेता है, तो हमारा द्विगु समासा बनता है त्रिलोकी। तो ये एक नदी की तरह इकारांत स्त्रीलिंगा शब्द हमारे लिए माना जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा था कि जैसे जैसे हम द्विगु समासा के और उदाहरण देखते हैं तो हमें ये बात थोड़ी सी स्मरण रखनी होती है कि जैसे अध्याय था तो वो अध्यायी इकारांत वाला रूप बनाया, भुवन उसने अकारांत वाला रूप बनाया, पात्र उसने भी अकारांत नपुंसक लिंगा वाला रूप बनाया, और लोक इसने इकारांत स्त्रीलिंगा वाला रूप बनाया। तो द्विगु समासा के लिए हमें ये बात थोड़ा सा स्मरण करनी पड़ेगी जैसे जैसे हम नए शब्द द्विगु समासा के देखेंगे। परंतु समासों को समझना और उसका विग्रह वाक्यम लिखना, आशा करता हूं कि वो एकदम स्पष्ट हो गया। और इसी के साथ कर्मधारय समासा में जो हमें समझना था, इतने उदाहरण पर्याप्त हैं। तो कर्मधारय समासा के लिए जो सबसे मुख्य बात है वो क्या है कि यदि जो 2 पदा समासा में हैं, यदि वो समानाधिकरण है, कहने का अर्थ है कि दोनों पदा एक ही अधिकरण, एक ही विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, तो आप उसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये कर्मधारय समासा है। तो कर्मधारय समासा में हमने अलग अलग संबंध देखे थे, विशेषण विशेष्य संबंध, उपमा उपमेय संबंध, अवधारणा संबंध, संभावना संबंध, और फिर हमने कर्मधारय का जो एक पार्ट होता है द्विगु समासा, जिसमें बस अंतर यह है कि विशेषण विशेष्य में विशेषण के स्थान पे एक संख्यावाचक होता है। तो यदि संख्या और नाम का ये संबंध आपको देखने को मिल रहा है तो वो द्विगु समासा होता है। तो आशा करता हूं कि इन सारे उदाहरण से आपका कर्मधारय समासा एकदम पक्का हो गया, क्लियर हो गया। और हमने जितने भी पहले समासा पढ़े हैं, अव्ययी भावा, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय, अब आप इनको अगर रिविजिट करेंगे, इनको स्वाध्याय करेंगे इनका, तो आप ये देख पाएंगे कि कैसे ये सारे समासा एक दूसरे से एकदम पूर्णतः भिन्न है, कि ये सारे ही समासा अपने अपने नियमों के अनुसार शब्द बनाते हैं और इनका अपना अपना एक विशेष अर्थ होता है। तो इन चारों में अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपके सामने कोई समासा होगा तो उसको आप देखते पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव है या द्वंद्व है या इतर है, समाहारा है, दिगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, ये सब एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि उसको देख के हमें समझ नहीं पा रहे हैं
कि ये तत्पुरुष है कि कर्मधारय है, नहीं। यदि आपने इन सारे वीडियो को फॉलो करा है अच्छे से उदाहरण के माध्यम से, और जो मुख्य बिंदु हैं हर समास से रिलेटेड, यदि उनको आपने समझ लिया है तो कभी भी आपको ये संशय कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो चलिए, कर्मधारय समासा में हमारा इतना ही था। अभी मैं विदा लेता हूँ। अब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, और कुछ 2-3 और समासा हैं, तत्पुरुषों का ही भाग वो माने जाते हैं, परंतु वो जो कुछ समासा हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।